हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू डीप माइंड क्लासेस। आज हम देखेंगे सेल्स के बारे में, इंट्रोडक्शन ऑफ सेल। सेल का सबसे पहले खोज किसने किया था, सेल क्या होता है, सेल का इम्पोर्टेंस क्या है, मतलब हम कह सकते हैं ओवरव्यू देने वाले हैं किसका, सेल्स का। तो चलिए हम शुरू करते हैं। सेल्स क्या होता है? इट इट इज द बेसिक लाइफ ऑफ सेल। सेल्स को हम क्या कहते हैं? बेसिक लाइफ ऑफ सेल। मतलब कि हमारा लाइफ जो बनना शुरू हुआ है वो कहाँ से स्टार्ट होता है? सेल से। सेल से ही शुरू होता है, इसलिए कहते हैं बेसिक लाइफ ऑफ सेल। मतलब लाइफ का वो क्या है? बेस है। उसके बाद क्या है? इट इज द स्ट्रक्चर एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। सेल जो होता है ना, वो स्ट्रक्चर एंड फंक्शनल, मतलब कि स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। मतलब सेल के बिना अगर सेल नहीं होगा तो हमारा जो लाइफ है वो क्या वो नहीं बनेगा। इसीलिए हम उसको क्या कहते हैं? स्ट्रक्चरल स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। सेल क्या होता है? कोई पूछेगा सेल क्या होता है, तो हम लोग सीधा बोल सकते हैं स्ट्रक्चर एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। लाइफ का क्या होता है? स्ट्रक्चर एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। उसके बाद फर्स्ट 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 सेल डिस्कवर बाय रॉबर्ट हुक इन 1965 कॉर्क लॉन्च उसका था। उसके बाद पहला जो सेल होता है ना, फर्स्ट सेल डिस्कवर बाय रॉबर्ट हुक। रॉबर्ट हुक एक साइंटिस्ट था, एक वैज्ञानिक था। उन्होंने ही सबसे पहले क्या किया था? सेल को डिस्कवर किया, सेल को खोजा था। उसके पास एक अपना माइक्रोस्कोप था, उसका खुद का बनाया हुआ एक माइक्रोस्कोप था। उसी माइक्रोस्कोप के द्वारा उसने क्या किया था? सेल का डिस्कवर किया। एक कोर्क कोर्क क्या होता है? एक मतलब उसने क्या किया था? प्लांट का और छिलका होता है, उसी को हम क्या कहते हैं? कोर्क कहते हैं। उसने जो रोबोट हुक था उसने क्या किया? को छिलका को लेके अपने जो माइक्रोस्कोप था उसमें ले गया और वहां पे उसने चेक किया। जब माइक्रोस्कोप के द्वारा जब उसने देखा तो कोर्क का जो स्ट्रक्चर था ना, हनी को मतलब क्या, मधुमक्खी का जिस तरह छाता होता है ना, लोग देखते हैं मधुमक्खी का छाता, उसी तरह जो सबसे पहले जो रॉबर्ट हुक ने मतलब सेल को खोजा था, उसका भी जब स्ट्रक्चर देखा था माइक्रोस्कोप में, तो उसका स्ट्रक्चर जो था ना हनी को मतलब कि मधुमक्खी का छाता, उससे मिलता जुलता हुआ था। इसीलिए उसने सबसे पहले जो नाम दिया था सेल का, कौन दिया था? रॉबर्ट हुक। और यह जो सबसे पहले जो सेल डिस्कवर किया था वो क्या था? डेड सेल था, लिविंग सेल नहीं था। ये जो रॉबर्ट हुक ने खोज किया था सबसे पहले सेल्स का, वो कैसा था? डेड सेल्स था। लिविंग सेल्स को उसने सबसे पहले खोज नहीं किया था। सबसे पहले वो किसका खोज किया था? डेढ़ से खोज किया था। कब किया था? 1665 में। आखिर मतलब किसके द्वारा क्या था? एक प्लांट के द्वारा जो आउटर मोस्ट लेयर होता है उसको क्या कहते हैं? हम कोर कहते हैं, जो क्या था? डेट था। उसके बाद जो फर्स्ट लिविंग सेल डिस्कवर बाय एंटन वॉन लुबिकोक। उसके बाद एक और साइंटिस्ट आया 1674 में, डेविड लुबिकोक, जिसने कि उसने डिस्कवर किया था फर्स्ट पहला जो जिंदा सेल्स होता है, कोशिका होता है, उसने सबसे पहले लिविंग कोशिका को किसने देखा था? लुबिकोक ने देखा था। कब किया था खोज उसका? 1674 में। उसके बाद एक न्यूक्लियस। न्यूक्लियस का तो जेनेटिक मटेरियल, न्यूक्लियस में क्या होता है? जेनेटिक मटेरियल होता है। न्यूक्लियस वाज डिस्कवर्ड बाय रॉबर्ट ब्राउन इन ऑर्चिड प्लांट। ऑर्चिड प्लांट एक प्लांट है, एक फ्लावर्स है ऑर्चिड, जो कि उसी ऑर्चिड प्लांट में रॉबर्ट ब्राउन ने सबसे पहले किसका खोज किया था? न्यूक्लियस का खोज किया था। कब किया था? 1831 में। 1831 में। और बोलेगा आपको क्या न्यूक्लियस का खोज किसने किया था? सबसे पहले कौन किया था? रॉबर्ट ब्राउन। और कब किया था? 1831। कब किया था? 1831 ईस्वी में किया था। और किस प्लांट में किया था? ऑर्चिड प्लांट में किया था। और किस प्लांट में किया था? ऑर्चिड प्लांट में। उसका सिंपल माइक्रोस्कोप का खोज किसने किया? एंटोनी वेन लुबिकोक। मतलब जिस समय साइंटिफिक जब उस समय जब 1830 समय जब इसमें खोज हो रहा था, उसमें पहले क्या था? सिंपल माइक्रोस्कोप। लेकिन सिंपल माइक्रोस्कोप जो था वो सिंपल मतलब उसमें उतना ज्यादा डिटेलिंग स्ट्रक्चर नहीं देख पाता था, तो जिसके वजह से बहुत सारी कठिनाई होता था उस समय किसी भी चीज को मतलब कि डीपली देखने में। उसके बाद इलेक्ट्रॉन, उसके बाद क्या? इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप का कौन कर? रस्का एंड कैनोल। रस्का और कैनोल क्या थे? दोनों एक साइंटिस्टिक है, वैज्ञानिक है। रस्का और कैनोल दोनों ने मिलके क्या क्या था? इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप का खोज किया था। जब इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप आ गया तो पूरा आसानी हो गया स्ट्रक्चर को डीपली देखने में। किसी भी मैग्नीफाइड मतलब कि किसी भी स्ट्रक्चर को जब उस समय इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप पर देखा गया तो पूरा डीपली अंदर तक दिखा गया, तो उसमें किस तरह से क्या पाया जाता है। कब कौन क्या था? रस्का एंड कैनोल क्या था। उसके बाद क्या होता? ऑल ऑर्गेनिज्म आर कंपोज ऑफ सेल। मतलब हम लोग कह सकते हैं मतलब जितने भी लिविंग सेल, दो सेल, दो लिविंग और नॉन लिविंग। लिविंग वो होता है जो क्या कहता है? जो
मतलब जैसे ये क्या मार्क करे, क्या लिविंग, ये सांस नहीं ले रहा, ये लिविंग नहीं है, नॉन लिविंग है। जैसे हम लोग, हाँ, आदमी, जानवर, ये सब के प्लांट, ये सब क्या है, लिविंग है, क्योंकि रिस्पायरेशन करता है, सांस लेता है और छोड़ता है, ये सब क्या हुआ, लिविंग हुआ। जो जिंदा है वो लिविंग है, जो मर गया वो नॉन लिविंग है। इसी तरह से हम लोग कह सकते हैं कि धरती पे दुनिया में जितने भी सेल्स होते हैं, लिविंग सेल्स, जितने भी लिविंग जीव होते हैं, वो किससे मिलकर बना है, सेल से मिलकर बना है। ऑल ऑर्गेनिज्म आर कंपोज ऑफ सेल्स, मतलब जितने भी जीव जंतु, प्लांट्स, पौधा है, सब किससे मिलकर बना है, सेल से मिलकर बना है। इसमें भी क्या होता है, सेल दो तरह का होता है। कितने तरह का सेल होता है, दो तरह का। पहला क्या होता है, पहला जो सेल होता है उसको हम क्या कहते हैं, यूनिसेलुलर। यूनि का मतलब क्या होता है, यूनि का मतलब होता है सिंगल, यूनि का मतलब क्या है, सिंगल, एक। ऐसा भी कुछ ऑर्गेनिज्म है जो सिर्फ एक एक सेल से मिलकर बनता है। जैसे क्या हो गया, बैक्टीरिया। जैसे क्या होगा, बैक्टीरिया, क्या हुआ, बैक्टीरिया। और एमीबा, और यहाँ एमीबा भी लिख सकते हैं, और भी बहुत सारे एग्जांपल है यूनिसेलुलर का। पहला क्या होता है, बैक्टीरिया, यूनि का एक सिंगल, सिंगल सेल से मिलकर बनता है। ऐसा नहीं कि सिंगल सेल है तो सिंगल, और सिंगल सेलुलर ऐसा अपना कम, मतलब उसको जीने के लिए जितना आवश्यकता, नेसेसरी फंक्शन है ना, कार्य, वो सब कर लेता है, किसी यूनिसेलुलर के द्वारा। जैसे हम लोग को जीने के लिए क्या चाहिए, सब कुछ हम लोग अपने से कर सकते हैं। उसी तरह से यूनिसेलुलर को भी जीने के लिए या अपना आवश्यकता जितना इसको होता है वो अपना खुद से कर लेता है, यूनिसेलुलर के द्वारा ही उसको जीने के लिए। उसके बाद दूसरा क्या था, मल्टीसेलुलर। मल्टी मतलब क्या, एक से ज्यादा, अधिक, जो कि बहुत सेल से मिलकर बनता है। जैसे क्या, ह्यूमन बींग्स हो गया, प्लांट्स हो गया, ये सब क्या होता है, मल्टी मल्टी सेलुलर होता है। उसके बाद हम लोग देखते हैं अब यहाँ पे 1839 में एक वैज्ञानिक था जिसको कहते हैं पुकंजे। इसने एक टर्म दिया जिसको हम कहते हैं प्रोटोप्लाज्म। अब प्रोटोप्लाज्म होता क्या है, मान के चलिए ये क्या है, सेल है। ये क्या है, सेल है। इसमें बहुत सारा ऑर्गेनेल होगा, माइक्रोकॉन्ड्रिया होगा, न्यूक्लियस होगा, लाइसोसोम होगा, और लाइसोसोम होगा, गोल्गी ऑपरेटर होगा, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होगा। ये सब किसके अंदर, मान लीजिए क्या है, सेल है। क्या है, ये सेल, और ये सब क्या, ऑर्गेनेल्स है। और प्रोटोप्लाज्म हम लोग कहते हैं किसको, ये टर्म जो दिया था वो दिया था पुकंजे। पुकंजे एक वैज्ञानिक है, 1839 में ये भी आया और इसने बताया कि प्रोटोप्लाज्म में टर्म दिया। प्रोटोप्लाज्म हम लोग किसको कहते हैं, इसमें जो इस सेल के अंदर में जो लिक्विड पार्ट होता है ना, मान लीजिए इसमें क्या, ये सब क्या लिक्विड पार्ट है। सेल के अंदर जो लिक्विड पार्ट होता है उसी को हम लोग क्या कहते हैं, प्रोटोप्लाज्म कहते हैं। सेल के अंदर, सेल का आउटसाइड नहीं, सेल के अंदर, ये सेल के अंदर ही क्या होता है, बहुत सारा ऑर्गेनेल सब भी प्रेजेंट होता है। उसी में क्या होता है, जो लिक्विड पार्ट होता है ना, उसी को हम क्या कहते हैं, प्रोटोप्लाज्म कहते हैं। उसके बाद आया सेल थ्योरी। उसके बाद क्या आया, सेल थ्योरी। अब सेल थ्योरी क्या होता है, सेल थ्योरी दोनों वैज्ञानिक आया और दोनों ने मिलकर एक मतलब फॉर्मुलेटेड किया सेल थ्योरी को, एक सेल थ्योरी दिया। कौन था, एस्केलेडन, एस्केलेडन और स्वान, एस्केलेडन और सुअर, ये दोनों साइंटिस्ट आया एक दिन और दोनों ने मिलकर क्या फॉर्मुलेटेड किया, सेल थ्योरी। सेल थ्योरी देखते हैं, सेल थ्योरी होता है क्या है, पहले क्या समझिए। एस्केलेडन 1838, ये क्या थे, जर्मन, मतलब कि किस देश का नहीं, जो एस्केलेडन था इस किस देश का रहने वाला था, जर्मन का रहने वाला था। और एक बोटनिस्ट था, मतलब कि किस, अधिकतर जो मतलब स्टडी करता था, किस पे करता था, प्लांट सब के बारे में, पौधा के बारे में क्या करता था, स्टडी करता था। स्टडी कौन, स्टडी किसके बारे में करता था, प्लांट से। ये कहाँ का रहने वाला था, स्केलेटन, जर्मन था, और एक बोटनिस्ट था, और ये स्टडी करता था किस पे, प्लांट पे। जब ये एक दिन स्टडी कर रहे थे प्लांट पे, तो इसने देखा कि जितने भी प्लांट सब है ना, वो सेम सेल से मिलकर नहीं बने हैं। मतलब कि कह सकते हैं कि वो जो एक तरह का सेल से मिलकर नहीं बना है। जैसे कि ऑल प्लांट्स आर कंपोज ऑफ डिफरेंट काइंड्स ऑफ सेल व्हिच फॉर्म टिश्यू। मतलब कि हम लोग कह सकते हैं जितने भी प्लांट है वो सेम तरह के सेल से मिलकर नहीं बना है, मतलब अलग अलग सेल से मिलकर बना है, जो क्या फॉर्म करता है, टिश्यू। क्या फॉर्म करता है, टिश्यू। क्या फॉर्म करता है, टिश्यू। सेल से क्या बन, ग्रुप ऑफ सेल्स क्या बनता है, टिश्यू। टिश्यू से क्या बनता है, ऑर्गन। ऑर्गन से क्या बनता है, ऑर्गन सिस्टम। इसी तरह से जब बहुत सारा अलग अलग प्रकार का सेल मिला तो क्या फॉर्म किया, टिश्यू। टिश्यू ये जब एस्केलेटन स्टडी किया प्लांट पे, उसने यही का कंक्लूजन दिया क्या, जितने भी प्लांट्स है ना, जितने भी प्लांट्स है वो एक सेल से, सिमिलर सेल से मिलकर नहीं बना है। वो किसके किससे मिलकर बना है, अलग अलग सेल से मिलकर बना है, जो क्या फॉर्म करता है, टिश्यू फॉर्म करता है। जो क्या फॉर्म करता है, टिश्यू फॉर्म करता है। और एक साइंटिस्ट और थे जो स्वाम था, ये भी कर रहे हैं 1839 में।
और ये भी जर्मन था, ये भी किस देश का रहने वाला, ये भी कहाँ का था, जर्मन का। और ये जो लिस्ट था, और ये जो मतलब जो लिस्ट का कहने का मतलब क्या, ये किस पे काम करता था, मतलब हम लोग जैसे ह्यूमन बींग इस सब पे ये काम करता था, इस सब का स्टडी करता था। जब स्टडी एनिमल्स पे कर रहा था, किस पे स्टडी किया, एनिमल्स पे। जब एक दिन ये स्टडी कर रहा था एनिमल्स पे, इसने देखा कि अपने माइक्रोस्कोप में जो एक यूनिक कैरेक्टर होता है एनिमल्स में, एनिमल्स में क्या एक यूनिक कैरेक्टर है। इसने देखा कि एनिमल्स का जो आउटर कवरिंग होता है ना, वो थीन है, मतलब पतला है, पतला टाइप का जो आउटर कवरिंग होता है वो कैसा है, पतला है, थीन है, जिसको किसने नाम दिया, क्या नाम दिया, प्लाज्मा मेम्ब्रेन। क्या नाम दिया, प्लाज्मा मेम्ब्रेन। इसने स्वान जो था 1839 में जब ये स्टडी कर रहा था एनिमल्स पे, इसने देखा क्या जिसका आउटर लेयर है ना वो पतला है, कैसा है, पतला है, और उसको उसने नाम दिया प्लाज्मा मेम्ब्रेन। और प्लाज्मा मेम्ब्रेन जब दोनों दोनों ने जब प्लांट और एनिमल्स पे जब दोनों स्टडी करके एक जगह बैठा, तो ये क्या क्या फॉर्मुलेटेड क्या, सेल थ्योरी। और उस सेल थ्योरी में क्या क्या एक यूनिक फैक्टर निकला, एक यूनिक कैरेक्टर क्या निकला। जब एस्केलेडन जो होता है, जब एस्केलेडन जो स्टडी कर रहा था प्लांट पे, जब वो माइक्रोस्कोप में प्लांट को देखा, तो उसने देखा कि जो एक यूनिक कैरेक्टर दोनों में से निकल कर आया, क्या प्लांट में जो आउटर लेयर होता है ना, वो उसको क्या कहते हैं, सेल, सेल वाल कहते हैं। क्या कहते हैं, आउटर लेयर जो होता है प्लांट का, उसको हम क्या कहते हैं, सेल वाल कहते हैं। एक यूनिक कैरेक्टर क्या था, एक यूनिक कैरेक्टर प्लांट में यही निकला कि आउटर जो यूनिक कैरेक्टर क्या है, आउटर जो लेयर होता है प्लांट्स का, वो किसको हम क्या कहते हैं, सेल वाल कहते हैं इन प्लांट्स में। और जो एनिमल्स में जो आउटर लेयर होता है उसको हम क्या कहते हैं, प्लाज्मा मेम्ब्रेन कहते हैं। ये दोनों तब डिस्कस किया तो वही एक यूनिक कैरेक्टर निकल गया, क्या, सेल वाल, जो कि किस होता है, प्लांट के आउटर लेयर में, और एनिमल्स के आउटर लेयर में क्या होता है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन। उसके बाद इसने एक हाइपोथेसिस थ्योरी दिया कि all plants and animals composed of cells and reproductive। ठीक जब दोनों बैठा तो एक एक कल्पना किया कि जितने भी दुनिया में सेल्स है वो किससे मिलकर बना है, जितने भी प्लांट एंड एनिमल्स है वो किससे मिलकर बना है, कंपोज ऑफ सेल एंड इट्स प्रोजेक्ट। मतलब उसने जब बैठा दोनों ने डिस्कस किया क्या कि जितने भी प्लांट और एनिमल्स है ना वो सेल एंड इट्स प्रोडक्ट, मतलब सेल और उसका प्रोडक्ट्स से मिलके बना है। लेकिन एक इसमें ड्रॉबैक यह था कि ये एक्सप्लेन नहीं किया कि ये सेल जो है से कहाँ से आ रहा है, मतलब न्यू सेल जो फॉर्म हो रहा है वो कहाँ से फॉर्म हो रहा है वो नहीं बता पाया। मतलब दोनों एस्केलेटन और स्वार्म थे, जब सेल थ्योरी दे रहा था तो उसका एक ही ड्रॉबैक था कि वो इस चीज को एक्सप्लेन नहीं कर पाया था, जो न्यू सेल जो बन रहा है वो कहाँ से बन रहा है, उसने ये नहीं बता पाया था। और इतना ही वो बोल के छोड़ दिया कि ऑल प्लांट्स एनिमल्स कंपोज ऑफ सेल प्रोडक्ट। लेकिन उसने ये नहीं बता पाया कि नया सेल जो होता है वो बनता कहाँ से है, कि उसने ये नहीं बताया, ये इसका ड्रॉबैक था। अगर आपसे पूछेगा सेल थ्योरी का ड्रॉबैक क्या था तो आप बताइएगा। स्केलेटन और स्वार्म जब सेल थ्योरी दे रहा था तो उस समय उसने यह डिस्कस नहीं किया था, नहीं मतलब कि नहीं बता पाया था जो नया सेल जो होता है वो कहाँ से बनता है, वो उसमें कहाँ से फॉर्म होता है, उसने ये चीज नहीं बता पाया था। उसके बाद और एक और साइंटिस्ट का एक और वैज्ञानिक आया, आगे समय बीता गया और उसके बाद एक और वैज्ञानिक आया जिसको कहते हैं यूडोफ विर्चोव। यूडोफ विर्चोव कब आया ही, 1855 में। मतलब हम कह सकते हैं यूडोफ विर्चोव एक वैज्ञानिक था जिसने क्या सेल का जो फाइनल शेप होता है उस किसने दिया, यूडोफ रोडोल्फ विर्चोव। कब, 1855 में। कब दिया, 1855। जब रोडोल्फ विर्चोव आया 1855 में, तब इसने बताया कि सेल का जो फाइनल शेप होता है, कौन दिया था, सेल थ्योरी का जो फाइनल शेप होता है किसने दिया था, रोडोल्फ विर्चोव। कब, 1855 में। इसने बताया, इसने जो बताया उसमें नहीं बताया तो नया सेल कहाँ से आता है, लेकिन रोडोल्फ विर्चोव जब आया तो इसने बताया कि नया सेल कहाँ से बनता है और कैसे एराइज होता है, कहाँ से आता है, उसने बताया। तब 1855 इसने बताया कि सेल डिवाइड एंड न्यू सेल आर फॉर्मेड फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल, जिसको हम कहते हैं ओमनी सेलुला ई सेलुला। जब रूडोल्फ विर्चोव जब आया तो उसने बताया कि नया सेल जो सेल डिवाइड करता है, न्यू सेल जो डिवाइड करने, सेल डिवाइड एंड न्यू सेल आर फॉर्म फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल। उसने बताया कि नया सेल जो बनता है वो कहाँ से बनता है, प्री एग्जिस्टिंग सेल। प्री एग्जिस्टिंग सेल का क्या कहने का मतलब है, प्री मतलब कि पहले से, पहले से जो सेल है उसी से वो डिवाइड करके क्या करता है, नया सेल को बनाता है। मतलब प्री मतलब पहले, एग्जिस्टिंग जो रहा है,
प्री एग्जिस्टिंग सेल, मतलब पहले से जो सेल है उससे वह क्या करता है, नया सेल को क्या करता है, बनाता है। किसने दिया था, रेनोविट, जो कब दिया था, 1855 में। क्या दिया था, सेल जो प्री एग्जिस्टिंग सेल का क्या कहते हैं, ओमनी सेलुला ई सेलुला। इसके जो लिखा हुआ, किसमें लिखा हुआ, लैटिन वर्ड में लिखा गया है। प्री एग्जिस्टिंग सेल को लैटिन वर्ड में क्या कहते हैं, ओमनी सेलुला ई सेलुला। इसका कहने का मतलब क्या, जो नया सेल जो बन रहा है वो पहले से एग्जिट है, उसी से वो क्या है, डिवाइड करके नया सेल बन रहा है। उसके बाद जो फाइनल शेप जो दिया, फाइनल शेप जो कौन दिया, फाइनल शेप ही कौन, रूडोल्फ विर्चोव दिया। फाइनल शेप किसने दिया, रूडोल्फ विर्चोव दिया। फाइनल शेप किसने दिया था, रूडोल्फ विर्चोव। जो विर्चोव क्या फाइनल शेप दिया था, रूडोल्फ विर्चोव। फाइनल शेप मतलब कर सकते हैं सेल थ्योरी का जो फाइनल शेप होता है, किसने दिया था, रूडोल्फ विर्चोव ने दिया। इसने क्या बोला फाइनल शेप को लेकर, इसने बोला क्या, इसने बोला कि ऑल लिविंग, जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं, जितने भी क्या होते हैं, जितने भी all living organisms are composed of cells and product of cell। जितने भी लिविंग जिंदा ऑर्गेनिज्म होते हैं, जीव जंतु होते हैं, वो किससे मिलके बनते हैं, सेल से। किससे मिलके बनते हैं, सेल से। एंड प्रोडक्ट ऑफ सेल, एंड प्रोडक्ट ऑफ सेल, उसका जो प्रोडक्ट होता है सेल। ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म, यहाँ देखिए क्या लिखा हुआ, ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म, जितने भी जीव जंतु हैं वो किससे कंपोज हो रहा है, सेल से। एंड प्रोडक्ट ऑफ सेल, सेल एंड प्रोडक्ट ऑफ सेल, सेल और प्रोडक्ट एंड सेल। यहाँ देखिए सेल एंड प्रोडक्ट ऑफ सेल, मतलब सेल और उसके प्रोडक्ट से बन रहा है जितना लिविंग ऑर्गेनिज्म है। और क्या, ऑल लिविंग ऑल सेल अराइज फ्रॉम इट एग्जिस्टिंग सेल, जितना भी नया सेल जो बन रहा है वो कहाँ से बन रहा है, फिर एग्जिस्टिंग सेल, मतलब पहले से एग्जिस्ट कर रहा है उससे नया सेल डिवाइड करके बन रहा है। तो अगर अगर पूरा डिस्कस हम कर दिए हैं, ओवरव्यू जो हम सेल का पूरा दे चुके हैं, आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए एकदम। उसके बाद आगे हम लोग देखते हैं, आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो अब हम आगे देखते हैं, कुछ चीज और बचा हुआ है उसको भी डिस्कस कर देते हैं। अब हम लोग देखते हैं जो ओवरऑल जो लार्जेस्ट सेल होता है उसको क्या कहते हैं, स्मॉलेस्ट होता है। दो, इसमें भी दो तरह होता है, ओवरऑल होता है, ह्यूमन बींग्स होता है, ह्यूमन बींग जो सबसे बड़ा सेल होता है, सबसे छोटा ओवरऑल जो होता है लार्जेस्ट सेल उसको कहते हैं, ओवरऑल जो लार्जेस्ट सेल होता है उसको हम क्या कहते हैं, इसको क्या कहते हैं, एग ऑफ ऑस्ट्रिच। शतुर्मुख का अंडा, मतलब लार्जेस्ट ओवरऑल में जो बड़ा होता है वो क्या था, उसको हम क्या कहते हैं, ऑस्ट्रिच ओपियम। और शतुर्मुख का जो अंडा होता है वो सबसे बड़ा होता है। और स्मॉलेस्ट जो होता है ओवरऑल में वो क्या था, माइकोप्लाज्मा, माइकोप्लाज्मा। ये क्या होता है, ये जो दोनों दिया हुआ है, ये क्या, तो लार्जेस्ट मतलब ओवरऑल में है। और ह्यूमन बॉडी में जो लार्जेस्ट होता है, यहाँ सेल लिख दीजिए, लार्जेस्ट सेल इन वुमेन क्या होता है, ओभा होता है। ओवम क्या होता है, फीमेल गैमेट्स होता है, फीमेल गैमेट्स होता है जो क्या सबसे बड़ा होता है। और स्मॉलेस्ट क्या होता है, स्मॉलेस्ट सेल, सेल इन वुमेन, ये क्या, स्पर्म होता है, क्या होता है, स्पर्म होता है। स्पर्म क्या होता है, मेल, मेल गैमेट्स है, क्या, मेल गैमेट्स। और ओवा क्या होता है, फीमेल गैमेट्स होता है। अगर आपको वीडियो पसंद आए हो तो लाइक करें, फॉलो करें, सब्सक्राइब करें। और माइंड डीप माइंड क्लास को करना आप बिल्कुल भी नहीं भूले। इस चैनल का नाम क्या है, डीप माइंड, आप इसको सब्सक्राइब कर ले। हम इसी तरह से हर एक टॉपिक को डिस्कस करेंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो एक सब्सक्राइब जरूर कर दें। थैंक यू।